भगवान जो है अच्छे कामों में कहाँ विघ्न डाल रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। ये ईश्वर की नहीं है, इंद्र भगवान की माया है। क्योंकि इंद्र भगवान का सिंहासन बहुत जल्दी डोलता है, तो तो इंद्र भगवान ईश्वर अपने तो सिंहासन को हिलता हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवधान पैदा हो रहे हैं। देवों के देव महादेव तो हमारे साथ हैं, तो उनसे बड़ा कौन है जो हमारे सिंहासन को हिलाएगा। इंद्र भगवान तो जो है इतना दुष्टता को सवार होते हैं कि वो जो है अपनी अप्सराओं को भेजकर भगवान शिव की आराधना को भी भंग करने की जरूरत करते हैं। भाई देखिए, हमारे ऊपर आशीर्वाद एक का है, सिर्फ हम 10 जगह नहीं जाते हैं। देवों के देव, हम सुपीरियर आदमी के हाथ को पकड़ते हैं। देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर, ठीक है, शिव जी का आशीर्वाद जिस पे हो, वो जो है विष भी पी लेगा और अमृत दूसरों को दे देगा। तो हम सिर्फ कहने के लिए नहीं जीते हैं, हम अपना सारी ऊर्जा दूसरों की भलाई में लगाते हैं, लेकिन प्रपंच नहीं करते हैं औरों की तरह कि दिखावा करें। अब लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रयास में हम कोई व्यक्ति को अगर पॉजिटिव देखते हैं, समाज में उसके प्रति ये लगता है कि ये कुछ ईमानदारी से करना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति, संस्था, समुदाय की मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और लगते हैं, बिना किसी लाग लपट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी धर्म जात की परवाह किए। हमारी नजर में व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत होना चाहिए, ईमानदाराना होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ दोस्ती भी करो और उसी व्यक्ति के साथ साथ रहो, तो कुछ समाज का परिवर्तन हो जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उन बातों को मेरी आपसे पुनः जो है विनम्रता पूर्वक विनती है। वैसे तो मेरा अपना भी सोशल मीडिया है, हम उसमें वो चीजें डाल सकते हैं, डालते भी हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब दो लोग जो एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनका कन्वर्सेशन हो और वो चीजें जो है छन के सामने जाएं, तो उसका एक दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है। हम देश के किसी भी प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के बजाय फिलहाल वैसे तो कटघरे में तो हम सबको खड़ा करते हैं। और जो बात आपने मेरे से कही कि आप जो है हिम्मत से काम लो, हिम्मत से बोलो, तो इकलौता पत्रकार हूँ जो ना योगी से डरता हूँ, ना अमित शाह से, ना मोदी से। डरने की क्या जरूरत है? राष्ट्र हित में बात कहने में अगर डर जाएंगे तो इसका मतलब हम स्वार्थी तत्व हैं, हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं। या मैं डर गया अगर, तो मेरे में दम नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो अगर दम और सच्चाई नहीं है तो घर बैठो, दलाली करो, पत्रकारिता क्यों करो, राजनीतिक दल क्यों बनाओ, वकालत क्यों करो, एनजीओ क्यों चलाओ। आप समझ रहे हैं, ये चारों पेशे ऐसे हैं जिसमें धन की बहुत आवश्यकता होती है और लोग धन का इधर उधर से इस्तेमाल करके बदमाशों से, उद्योगपतियों से, चोर उचक्कों से लेकर इन चारों चीजों को चलाते हैं। हमने उन चारों चीजों को चलाने के लिए उन माध्यमों का इस्तेमाल नहीं किया, तो लोगों की नजर में हम पीछे हैं। लेकिन अपनी नजर में जो आदमी नहीं उठा है, वो समाज में उठ जाए तो नीच कहलाता है। जैसे कोई उद्योगपति देश का नंबर 1 उद्योगपति हो जाए, तो पैसे के मामले में तो वो उद्योगपति नंबर 1 होगा, लेकिन आम जनमानस के बीच में उसको चोर ही कहा जाएगा, उसको नकारा ही कहा जाएगा। कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए और उसके कृत्य ऐसे हों कि न्याय के प्रति उसकी आस्था कम, सत्ताधारी दलों के प्रति ज्यादा हो, तो वो नीच न्यायाधीश कहलाएगा। मैं बोल्डली कह रहा हूं, नीच न्यायाधीश कहलाएगा, न्याय के प्रति न्याय की मूर्ति नहीं कहलाएगा। इसी तरह से कोई वकील भारी भरकम फीस लेकर आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता है, भ्रष्टाचारियों का मुकदमा लड़ता है और उनको बचाता है या बचाने का प्रयास करता है, तो देखने में तो वो बड़ा वकील लगता है कि 50 लाख रुपए फीस लेता है, 1 करोड़ फीस लेता है, बड़ा नाम है। लेकिन मेरे हिसाब से वो अपने वकालत के पेशे के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है और वो नीच है, वो धन के लिए सारे काम कर रहा है। इसी तरह एनजीओ बनाकर लोग गरीबों का उत्थान करने के लिए करोड़ों रुपए का फंड लेते हैं और खुद डकार जाते हैं, तो वो
बुजुर्गों का, गरीबों का, महिलाओं का उत्थान नहीं कर रहे हैं एनजीओ के माध्यम से, वो अपना उत्थान कर रहे हैं। तो ऐसे नीच लोगों को भी दरकिनार करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको लकीर खींच दी। इसी तरह पत्रकारिता में जो लोग हैं, पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों से अलग हटकर राज्यसभा पहुंचने के लिए, बड़ा सा स्टूडियो बनाने के लिए, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन पेपर का करने के लिए, खूब विज्ञापन लेने के लिए, किसी अमुक विशेष सत्ताधारी या विपक्षी दल के मुखौटे बनकर पत्रकारिता कर रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो भी पत्रकारिता के नीच खिलाड़ी कहलाएंगे। उनको उच्च श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। मैं तो नाम लेके कह सकता हूँ, जी टीवी के मालिक ने राज्यसभा लेने के लिए बीजेपी का मुखौटा बना, कांग्रेस के डरडा जो है राज्यसभा लेने के लिए कांग्रेस के जो है मुखौटा बने। इसी तरह से जागरण के बीजेपी से राज्यसभा सांसद, कितनों के नाम गिनाए। महेश्वरी जी नव भारत मध्य प्रदेश के जो है राज्यसभा सांसद बने। जिसको उठाओ, ये वही कहावत है बहुत गंदी सी, जिसकी पूंछ उठाओ वही मादा दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आम जनमानस का विश्वास करे। लेकिन जनमानस को भी मैं कहूंगा, सबसे बड़ी जो है दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि जब मैथिली चरण गुप्त जैसा व्यक्ति, चिराग पाहिल जैसा व्यक्ति, जिसका पाक साफ दावन है, जो ईमानदार है, सक्षम है, निर्भीक है, बोल्ड है और समाज को बदलने की क्षमता भी रखता है, ज्ञान भी रखता है, उसका जनता साथ नहीं देती है। अगर जनता उसको तन मन धन से सहयोग करे तो निश्चित तौर पर समाज बदला जा सकता है, राष्ट्र को बदला जा सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं, ऐसे मतदाता भी जिम्मेदार हैं। इन नकारा मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, काउंसलरों और पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करने के लिए। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि देश की सारी व्यवस्था, मैथिली शरण जी सुनिएगा, हेलो, देश की सारी व्यवस्था, जो भी आप पॉइंट उठाते हैं हम पूरा सहमत है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन पूरी जो व्यवस्था है उसको सिर्फ 5 चीजें अगर कर दी जाएं तो व्यवस्था बदल जाएगी और हम विश्व गुरु जो है 37 से पहले बन जाएंगे। नंबर 1, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको पहले किनारे रखिए। पहले हमारे देश की जो चुनाव प्रक्रिया है, उस चुनाव प्रक्रिया में आमूल चूर परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि चुनाव चाहे एक पंचायत का हो और चाहे लोकसभा का हो, उसमें धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल ही पूरे देश की अव्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए चुनाव आयोग को पारदर्शिता, निष्पक्षता और दबंगई के साथ नियम कानून बनाना चाहिए। ये कहने से चुनाव आयोग नहीं बच सकता कि चुनाव सुधार जो है राजनीतिक दलों का दायित्व है, वो करें। अरे चोर लोग क्यों करेंगे? जिनको अपराधियों से पैसा लेना है, उद्योगपतियों से पैसा लेना है, अपनी मर्जी के जो है जातिवादी, धर्मवादी, कट्टर लोगों को विधानसभा, लोकसभा में भेजना है, वो क्यों सुधार करेंगे? सुधार आप करो। अब बात आती है, शॉर्ट में बताऊंगा, चुनाव प्रक्रिया हो, व्यवस्था हो, सारे के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले सकता है। दिल्ली में कुत्तों की क्या व्यवस्था हो, गौ माता का संरक्षण कैसा हो, उसके ऊपर हमारे कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लोग और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सो मोटो ले लेती है, स्वतः संज्ञान ले लेती है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस लोग। स्वतः संज्ञान ले लेती है कि हमें कुत्तों की स्थिति सुधारना है और कुत्तों जो लोग काट रहे हैं उनका संरक्षण करना है। अरे इंसानों को तुमने कुत्तों से बदतर जिंदगी देने की व्यवस्था दी है, उस पे कब सो मोटो लोगे? इंसानों को कुत्तों की तरह जीने पे मजबूर कर दिया, उस पे कब सो मोटो लोगे? अब रही बात, जो चीजें न्याय व्यवस्था में गड़बड़ है उस पे कब सो मोटो लोगे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जाते जाते एक फैसला किया कि 1993 में जो एक्ट पास हुआ था कि 1947 तक सभी स्थितियां एज इट इज रहेंगी धर्म स्थलों की।
बाबरी मस्जिद के मामले में वो अलग रखा गया था, रंजन गोगोई साहब ने डिसीजन दिया और राम मंदिर बना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक शरारतपूर्ण तरीके से मैं कहूंगा डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और देश में अराजकता पैदा करने का रास्ता दिखाने के लिए एक लाइन जोड़ गए कि सर्वेक्षण तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे कौन से तुम चीफ जस्टिस हो? तुमने तो विवाद पैदा कर दिया, विवाद एज इट इज कर दिया तुमने। आज फिर जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है सिर्फ एक चीफ जस्टिस के डिसीजन से। क्या ये गवई साहब जो मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए हैं उनको इस पे सो मोटो लेकर इस निर्णय को पलटना नहीं चाहिए? राष्ट्र हित में जो है ये नहीं कहना चाहिए कि रंजन गोगोई साहब ने जो फैसला कर दिया राम मंदिर का वो ठीक है, लेकिन अब इस पे मैं सो मोटो लेकर जो है संशोधन कर रहा है, 5 लोगों की जजों की बेंच बुलाएं, 7 की बुलाएं और इसको फैसले को करें ताकि देश में अमन शांति हो। लेकिन नहीं, इस पे सो मोटो नहीं होगा। स्टूडेंट को नौकरी मिले इस पे सो मोटो नहीं होगा। महिलाओं का सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो, इस पे सो मोटो नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ या दूसरे लोग जो हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर और कानून से ऊपर उठ के कोई काम करेंगे उस पे सो मोटो नहीं होगा। और सो मोटो होगा भी तो तुम्हारी योगी जैसे लोग कुछ सुनेंगे नहीं। तो तुम काहे के चीफ जस्टिस हो कि एक मुख्यमंत्री तुम्हारी नहीं सुन रहा है? तो फिर तुम रिजाइन दो, अपने घर जाओ। दूसरी चीज, पुलिस प्रशासन मन मर्जी से अपने हिसाब से, आप पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रहे हो, मन मर्जी से जो है लोगों को उठा के थाने में बंद कर देता है, उठा के विचाराधीन कैदी की तौर पे जो है जेलों में लोग रहते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। कानून मंत्री किरण रिजिजू इस पे क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस लोग इस मामले में क्या सो मोटो ले रहे हैं? तो सवाल उठता है कि आप जो है देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? सिर्फ चुनाव जीत लेना, सत्ता पे काबिज हो जाना और अपने चहेतों को जो है उद्योगपतियों को आगे बढ़ा देना और देश को जो है जर्जर स्थिति में पहुंचा देना, इंडेक्स दिखा देना कि इतने % जो है ग्रोथ हो गई है। अरे असली ग्रोथ तो लोगों के सम्मान के साथ आप जीवन यापन करने की व्यवस्था दें, वो ग्रोथ कहलाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप जो है माननीय मैथिली शरण जी, इस मामले में आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछें कि चुनाव प्रक्रिया ही क्यों सारी चीजों की जननी है। आज पहले मैं आपको सुनना चाहता हूं, फिर मैं अपने प्रश्न रखूंगा। अब जैसे शिक्षा व्यवस्था है, मैं एक एक करके तार खोल रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था है, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि लाड महकाले वाली व्यवस्था इस देश में नहीं होना चाहिए। अरे तो भैया इस देश में नहीं होना चाहिए। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 11 साल हो गए। खत्म करो ना एक झटके में, तुम ऑर्डिनेंस ला के करो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप खत्म कर सकते हो, उनको आप करो। जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, उनको आप क्यों नहीं करते हो? आप 3 तलाक के मामले में पहले घुस जाते हो, जो कि एक देश के नागरिक हैं, ये बात सही है, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, आप कॉमन सिविल कोर्ट पे क्यों नहीं निर्णय लेते थे? आपको पहले उस पे लेना चाहिए, उस पे आप ले तो सब ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। आप एक एक करके विवादित चीजों को उठा उठा के देश में पोलराइजेशन करके आप जो है सत्ता हासिल करना चाहते हो, ये आपकी सोची समझी रणनीति मानी जाएगी। आप अगर ये कहते हो कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, मोहन भागवत जी कहते हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि आरक्षण को जो है खत्म ही कर देना चाहिए, योग्यता के आधार पर जो लोग हों। लेकिन तुमने आरक्षण खत्म करने के बजाय तुमने 10% ब्राह्मणों को आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी। तो फिर आप किस मुंह से दलितों का, SC ST OBC जो होते हैं उनके आरक्षण खत्म करने की बात करोगे? मतलब आप मक्कड़ जाल में जनता को और समाज को जो उलझाना चाहते हो। आप में वो बोल्डनेस नहीं है, वो आप में इच्छा शक्ति नहीं है कि आप राष्ट्र हित में जो है त्वरित गति से, प्रभावशाली तरीके से कोई निर्णय ले सको। आप उन निर्णयों को ले। आप सिर्फ जो है शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, पुलिसिंग व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, व्यापारिक व्यवस्था हो, महिला संरक्षण हो, बाल संरक्षण हो,
और जानवरों का भी संरक्षण हो। लेकिन इस देश के नेताओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इंसान से बढ़कर उनके लिए जानवर नजर आने लगता है। तो ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है या ये कहाँ का सिद्धांत है? आप दोनों को साथ लेके चलो। पहली प्राथमिकता तो इंसान है, क्योंकि इंसान ही जानवरों का संरक्षण करते हैं या कर सकते हैं, या इंसानों के नकारेपन से ही असंरक्षित हुए हैं जानवर, क्योंकि इंसानों ने जंगलों को बेपनाह काटा है। उससे जानवर जो है बेचारे अपना घर से बेघर हुए हैं, तो वो इधर उधर जाते हैं। तो प्लानिंग करके चीजों को अगर आप करें तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। आप प्लानिंग किए बिना चीजों को करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ समय के लिए जो है आप वाहवाही लूटने के लिए, या एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल या एक पर्टिकुलर जात या एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर आप निर्णय लेंगे, तो वो घातक होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो भी आरक्षित सीटें हैं राजनीतिक दलों की चुनाव लड़ने के लिए, वो खत्म होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? जिन जिन नेताओं ने आरक्षण के दम पे जो है सांसद, एमएलए या निगम पार्षद बने हैं, उन लोगों ने अपने घर भरने का ही काम किया है। ये डाटा है, चुनाव आयोग के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है। उन जातियों का तो उत्थान हुआ नहीं है। तो जब उन जातियों के लोगों को आप आगे ले जाके उत्थान नहीं कर पा रहे हो, तो जातियों का उत्थान करने के लिए जो है राष्ट्र स्तर पर जो है आयोग बने, और वो आयोग जो है उनका उत्थान करने के लिए पूरी प्लानिंग करके जमीनी स्तर पर उनका काम करे। उनके मुस्टंडे लोगों को क्यों आप अपने कब्जे में करते हो? आप जो है एमपी दलाल लोगों को क्यों इकट्ठा करते हो? एमएलए को क्यों इकट्ठा करते हो? हम तो कहते हैं चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि आप जितनी भी चुनाव होंगे वो जनरल तरीके से होंगे, भले ही वहां से जो है एससी एसटी ओबीसी का आदमी चुनाव लड़के जीत के आ जाए। आप उनके लिए आरक्षण विशेष देते हो, फिर अयोग्य व्यक्ति ही उस समुदाय का चौड़े से पहुंच जाता है। एबीसीडी पता नहीं है, वो अपने आकाओं के इशारे पर काम करता है, विप जारी होती है, वोट देता है और अपना खजाना भरता है। जनता, उसके समाज के लोग जाएं भाड़ में। तो अगर समाज का उत्थान करना है तो मोहन भागवत जी और मोदी जी को ये सोचना चाहिए, जो विभिन्न आयोग बने हैं उन आयोगों को सक्रिय करें, वहां से जो है उस समुदाय तक जो है पैसा पहुंचे। अब आ जाइए इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं, यहाँ मुसलमानों में मोदी जी एक जो है शगुफा छोड़ते हैं कि हम जो पसमानदा मुसलमान हैं उनका भला करना चाहते हैं। अरे भैया, पसमानदा मुसलमान जो है, जो बड़ी जाति के नहीं है, छोटी जाति है, फिर वही वोट बैंक की राजनीति आ गई। अरे पसमानदा हो और चाहे अपर लेवल के मुसलमान हो, उनके लिए जो अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है उसके थ्रू आप जो सपोर्ट करते ही हो, जो करना चाहते हो वो आप करो। आप उनको जो है राजनीति में जो ला के फिर उनको वही लाल बत्ती दे के और उनको लालच दे के उस समुदाय को घिरवाने का काम कर रहे हो उनके मार्फत, जैसे और दूसरे राजनीतिक दल करते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में मुल्ला, संत, साधु तथा कथित सही संत तो राजनीति में आएगा ही नहीं, सही मुल्ला तो राजनीति में मौलाना आएगा ही नहीं। लेकिन कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सभी धर्मों के इन कर्मकांड करने वाले, नकारा सोच रखने वाले, समाज का उत्थान करने के बजाय शोषण करने वाले लोगों को अपना मोहरा बनाते हैं। उन पार्टियों का मैं नाम नहीं लूंगा, सभी हैं उसमें, और उनको सांसद बनवाते हैं, एमएलए बनवाते हैं, मंत्री बनवाते हैं और उनका महिमा मंडन करवाकर उनके समाज को और उसका वोट हरने का काम करते हैं। ये स्थिति दो तरीके से खत्म हो सकती है। तुरंत प्रभाव से आरक्षित सीटों का प्रावधान खत्म किया जाए, योग्य व्यक्ति राजनीति में आए, धन बल बाहुबल का इस्तेमाल खत्म हो और आपके बताए हुए रास्ते पे चुनाव आयोग चलते हुए बड़ी बड़ी रैलियां और ये सब नाटक नौटंकी बंद कराए। वोटर को ये सुविधा हो कि वो घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ओटीपी के थ्रू मतदान करे। इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, लोग निर्बाध तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आपके द्वारा सुझाए गए पुलिसिंग सिस्टम को भी सरकार को तुरंत प्रभाव से अपनाना चाहिए। फाइनेंस की दिशा में जो आपने पूरा एक प्लान दिया है उसको निर्मला सीतारमण जी को और मोदी जी को आत्मसात करना चाहिए।
एग्रीकल्चर को लेकर आपकी जो प्लानिंग है उसको लागू कर दें अगर, तो किसानों का भी भला हो, उद्योगपतियों का भी भला हो, नागरिकों का भी भला हो, देश का भी भला हो। इसी तरह से आपने जो है जितने भी सिस्टम जो है बनाए हैं देश को जो है विश्व गुरु बनाने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जनता को परेशानी ना हो और उसका सारा काम जो है आसानी से हो और एक समयबद्ध तरीके से हो, उसका जो मॉड्यूल बनाया है आपने, पूरी योजना बनाई है। और बड़े शर्म की बात है, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को आपने सब कुछ भेजा और वहां किसी के जो बड़े बड़े आईएएस बैठे हैं तथा कथित कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। या तो उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपकी बातों से अवगत नहीं कराया या कराना नहीं चाहते हैं, या वो एक नंबर के नकारा हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार मंडल में शामिल हों, ताकि उनकी जो है जो अहमियत है वो खत्म हो। इस तरह के नीच लोग जब तक के जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों के सलाहकार रहेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात सोचना तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को चाहिए कि उनको अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों को रखना है। भले ही कड़वे लोग हों, लेकिन अगर सच्चे लोग हैं, कड़वी दवा दे रहे हैं, तो उनका मंत्रित्व काल भी प्रभावी और असरदार होगा। और राष्ट्र के लिए वो जिस मकसद से अगर ईमानदारी से आए हैं राजनीति करने के लिए, तो वो मकसद भी हासिल कर पाएंगे। नहीं तो 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब मंत्री पद से हटेंगे तो उनको भी भ्रष्ट मंत्रियों की श्रेणी में आम जनता याद करेगी और कोसेगी और उनको बददुआएं देगी कि उसको इतना बढ़िया मौका मिला था लेकिन वो भी नीच निकला दूसरे नेताओं की वजह तरह से। इसलिए आज जैसे केजरीवाल को लोग गालियां दे रहे हैं, उसके पूर्व मंत्रियों को गालियां दे रहे हैं, इसी तरह से कहीं बीजेपी और एनडीए के लोगों को गालियां ना मिले, इसलिए इनको अपने भविष्य में सम्मान को देखते हुए, राष्ट्र निर्माण को देखते हुए, पार्टी के अस्तित्व को देखते हुए ईमानदारी से काम करना चाहिए और पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता रखना चाहिए और उसको प्रधानमंत्री जी को भी और अन्य मंत्रियों को समझाना चाहिए कि इससे जो है जो मेन मंत्री परिषद का काम है उसका संदेश गलत जा रहा है, आप इसको इस दिशा में कीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन से कोई चूक हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको आगे के लिए दुरुस्त करना चाहिए। और विपक्षी दल जिस तरह से बिहार में जो है एसआईआर को लेके विरोध कर रहे हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं और एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने सही की है तो वो सारे 65 लाख लोगों के लिस्ट को वेबसाइट पे डाल सकते हैं कि भाई ये दूध का दूध और पानी का पानी है, ये देख लो। एक तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरा आग्रह है, उनको ऐसा करना चाहिए। और दूसरा मेरा विपक्षी दल बिहार के जो हैं उनसे आग्रह है कि अगर ये 65 लाख चिल्ला के नाटक कर रहे हैं, पूरे देश में हा उल्ला कर रहे हैं, तो उन 65 लाख लोगों की लिस्ट वही प्रोवाइड कर दें मीडिया को और इलेक्शन कमीशन को कि ये रही लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था सही हो सकती है। जब तक के पारदर्शिता नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, तब तक देश का विकास ना हो सकता है, ना सही लोग आगे आ पाएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सभी राजनीतिक दल सिर्फ चाटुकार लोगों को, बाहुबलियों को, धन बलों को अपने साथ लेते हैं। हम आप जैसे लोग अगर मोदी जी को कोई सलाह देते हैं या राहुल को भी देते हैं कि ऐसा करो, तो उनकी समझ में नहीं आता है। उनको चाटुकार और चमचे हाँ में हाँ मिलाने वाले चाहिए हैं। तो ऐसे ना बीजेपी का ही भला होना है, ना कांग्रेस का होना है, ना किसी विपक्षी दल का होना है, ना राष्ट्र का होना है। जनता पिस रही है, ऐसे ही पिसती रहेगी। आपने बहुत सुंदर बात कही है। अब और चर्चा को और आगे बढ़ाएं। जी आप बढ़ाइए, मुझे तो मैं तो आपके आशीर्वाद से मैं तो 24 घंटे बोल सकता हूँ। सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ जी कि ये राजनेता आपको अच्छा भारत क्यों दे? नहीं, हम आपको बता रहे हैं राजनेता अच्छा भारत इसलिए नहीं देना चाहते। अब आपकी उदाहरण देते हैं, भोपाल की लोकसभा सीट पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक आलोक कुमार को जो है उतार दिया, ठीक,
और बीजेपी ने टिकट दे दिया और साध्वी उसका टिकट प्रज्ञा ठाकुर का काट दिया। मैथिली शरण गुप्त साहब जो पूर्व क्या डीजीपी रहे और जिनका एक दबदबा था, क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी और बड़ी पार्टी को मैथिली शरण गुप्त जैसे इंसान से संपर्क करके बिना शर्त समर्थन नहीं देना चाहिए? कि मैं तो ये कहता हूँ कि भोपाल का प्रतिनिधित्व आप जैसा ईमानदार, सक्षम और दबंग अधिकारी करे ताकि भोपाल की आवाज संसद में गूंजे, लेकिन नहीं किया। क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, उनको दबंग, ईमानदार, सक्षम, निर्भीक सांसद नहीं चाहिए, चाटुकार, चमचा प्रतिनिधि चाहिए है जो उनकी जूती उठाए और उनकी हाँ में हाँ मिलाए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं उस व्यवस्था को बदलने के लिए ही ये कहता हूं कि जब टेलीफोन पे होगा, मोदी जी रैली नहीं करेंगे और राहुल रैली नहीं करेगा, तेजस्वी रैली नहीं करेगा, अखिलेश रैली नहीं करेगा, सिर्फ फोन पे लोगों की स्पीच और भाषण और विचार और व्यक्तित्व और कर्तृत्व जाएगा, तो वो व्यक्ति जीतेगा जो वास्तव में दमदार होगा। अगर भोपाल लोकसभा सीट में पिछली बार ये व्यवस्था होती जो मैं कह रहा हूं कि टेलीफोन पे हर कैंडिडेट की वीडियो चुनाव आयोग जमा करेगा और चुनाव आयोग वायरल करेगा, कहीं चौराहे पे कोई रैली नहीं होगी, कोई भीड़ भड़क्का नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, ठीक है, कोई खाना दारू नहीं होगा, चुनाव आयोग मॉनिटरिंग करेगा, वो सारे कैंडिडेट जो भोपाल में लड़ रहे हैं उनके वीडियो लेगा, एक एक दो दो मिनट के, उसमें वो अपने विचार और वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे और उनका निगेटिव पक्ष भी स्क्रीन पे चुनाव आयोग दिखाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जो है जब डीजीपी थे तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, अगर किया है तो ये आदमी लोकसभा में से पहले मेयर था तो उसने इतना घोटाला किया या इतने हत्या के मुकदमे हैं। तो जब पारदर्शिता के साथ जनता के बीच में सारे कैंडिडेट का बायोडाटा विस्तृत जानकारी जाएगी और उसके विचार भी ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में जाएंगे, तो जनता घर बैठे बिना भीड़ भाड़, ट्रैफिक की समस्या, रैली, उधमबाजी के अपना जनप्रतिनिधि चुन लेगी। चुनाव तो जनप्रतिनिधि चुनने के लिए होता है, ना कि पार्टी प्रतिनिधि चुनने के लिए। लेकिन ये हिम्मत ना जाने क्यों किसके दबाव में चुनाव आयोग नहीं कर पाता है। तब कि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार से ये आग्रह करता हूं और मैंने लिखित में आग्रह किया है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसको आप अभी से आदेश कर दीजिए कि कोई रैली नहीं होगी, वो चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे अपोजिशन के लोग हों, और कोई वॉल पेंटिंग होल्डिंग नहीं लगेगी। सब लोग अपनी अपनी वीडियो चुनाव आयोग के दफ्तर भेजें। हम अपने लेवल पे डाटा है सबका, जितने मोबाइल है बिहार में, मैं विधानसभा वाइज जो है उसको वायरल करूंगा। और जो नॉमिनेशन फीस है वो हमें दीजिए आप। 25,000 की जगह नॉमिनेशन फीस है 15 लाख रुपए। आप करोड़ों नहीं खर्च करोगे हेलीकॉप्टर से और रैलियां नहीं निकालोगे। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भौकाल मचाते हैं, पैसे देके जनता लाते हैं, उससे काबिल आदमी आप जैसा तो नहीं हाईलाइट हो पाता है। उसकी बातें तो जनता तक पहुंच नहीं पाती है, चोर उचक्कों की पहुंच जाती है, जातिवादी धर्मवादियों की। जनता उन्हीं में से चुन लेती है। मेन चुनाव आयोग के ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? उसका काम है ईमानदार चुनाव कराना। क्या ऐसे ईमानदार चुनाव हो रहा है? मैं जो फार्मूला बता रहा हूं उससे ईमानदार चुनाव होगा, बराबर की जो लड़ाई होगी। ये मैंने बहुत पहले जी आपको मेरे पूरा डिटेल जो है व्यवस्था है चुनाव की ऐप के द्वारा जी, और वो कितनी पारदर्शी होगी, और जो चुनाव में वोट डालने का जो दायित्व है उस दायित्व का जो निर्वहन नहीं करेगा उसको अगले चुनाव तक हर चीज में 10% की पेनल्टी लगेगी। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि भारत का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो दूसरे चुनाव में 100% अपनी सहभागिता ना निभाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये यदि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो ऐप के बारे में क्या व्यवस्था होगी, मैंने पूरा विस्तार में 2-3 वीडियो में समझाया है। यदि आप उसका अध्ययन करेंगे और उसे जन जन तक पहुंचाएंगे
तो कल्याण होगा उसे आप चुनाव आयोग को भी पहुंचा सकते हैं। करेंगे। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि जिन राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से षड्यंत्र करते हुए अपनी जनता को भ्रम में रखते हुए, अंधेरे में रखते हुए सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों की शर्तों पर स्वीकार किया और इस देश को 565 रियासतों और 2 डोमेन में बंटने दिया, और ये जानते हुए कि डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जो वेस्ट बंगाल और उसके आसपास हत्याएं और जो जघन्य जो है गंभीर वारदातें हुई थी, उनके अनुभव के आधार पर एक बच्चा भी अनुमान लगा सकता था कि जब ये देश धर्म के आधार पर बटेगा तो क्या नरसंहार होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये अनुमान लगाना अत्यंत ही सरल था? जी नहीं, आपकी क्या धारणा है कि ये सरल था या नहीं था? बिल्कुल था। तो फिर उस समय के जो हमारे राजनेता थे, जो सीक्रेट एजेंट एडमिना के साथ उस रात में बुलेट नामक फिल्म को देख रहे थे, उन्हें इस देश में विभाजन के दौरान जो नरसंहार हो रहा है उसकी चिंता नहीं थी। क्या ये समय नहीं आ गया है कि हमें उसकी भर्त्सना करना चाहिए? 110% करना चाहिए और भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति ना हो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक, पुलिस, न्याय व्यवस्था का ताना बाना बुना था, क्या उनकी मूल सोच में गुलाम भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना, कदम कदम पर उन्हें शोषित करते हुए, अपमानित करते हुए उनमें हीन भावना पैदा करना और इसके बाद प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखते हुए उन्हें इतना जो है निर्बल बना देना, आर्थिक रूप से इतना उनको क्षति पहुंचाना जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कभी सिर ना उठा पाए, इस सोची हुई रणनीति से बनाए गए नियम कानून इस देश की जनता पर थोपना, क्या ये जनता के प्रति विश्वासघात और बहुत बड़ी देशद्रोह नहीं है? मैं इसे देशद्रोह के रूप में देखता हूं। आप हमारी बात से कहां तक सहमत हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन सब चीजों को शपथ लेते ही खत्म कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर क्या अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट नहीं करती हैं? क्या बिल्कुल करती हैं। मैंने वही तो कहा कि नहीं करना चाहिए। क्या दुष्टों, दुर्जनों, अपराधियों, बाहुबलियों, धनबलियों में इन दुष्ट राजनेताओं को विनेबिलिटी नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है। क्या ये सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे, जिसमें फ्रीबी, दारू, साड़ी, पैसे और गरीबों को मुर्गे बांटना और उनके वोट को खरीदना और उन्हें रिप्रेजेंट ना करना, इन दुष्ट राजनेताओं को ये कहते हुए लज्जा नहीं आती है कि वो पार्टी के छोटे से सिपाही हैं? इनकी छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं इतने लोगों का जनप्रतिनिधि हूं, उनकी आवाज रखना मेरी जिम्मेवारी है। सही आपका है। क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही करते ही हैं। तो अब हमारे सामने क्या विकल्प है? ये तो यही दुष्टता करके अपने आप को स्थापित रखेंगे। इन्होंने शुरू में भी किसको जो है ना टिकट दिए? राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों को, जो कि आम जनता पर अत्याचार करके उनका शोषण कर रहे थे। क्या उन्हीं लोगों को टिकट देकर, और पहले चुनाव 1952 में भी इन्होंने बूथ कैप्चरिंग जैसी घटिया बातें की हैं, क्या ऐसे राजनेताओं पर अभी भी आपको विश्वास है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसमें तो अब
चेंज करना चाहिए ना, जो गलतियां लोगों ने कर दी उनको सुधार कर ले अब वर्तमान सरकार। लेकिन काम ये करती है। नहीं, ये सवाल तो वही हो गया ना कि बिल्ली के गली में घंटी कौन बांटे। मोदी जी मान रहे हैं, आप तो वो 11 साल से हैं प्रधानमंत्री। नहीं, वो तो नहीं बांटेंगे, क्योंकि उन्हें यदि वो बांध देंगे तो वो ही नहीं रहेंगे। तो तो हम उन्हें अपना बांधेंगे अस्तित्व फिर। ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें अच्छा भारत उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर हम बांधेंगे ना। करेक्ट। तो आपसे मेरा प्रश्न है, आप मेरा आपसे मेरा आपसे प्रश्न है कि आप जो है इन व्यवस्थाओं को कैसे सुधारेंगे, ये बताइए मुझे। मेरी जो है 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, उन दोनों देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप मुझे इजाजत दें तो मेरी आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं काटूं। हाँ, काटिए काटिए। मैं आपकी इजाजत से ये कहना चाहता हूं कि ये प्रेस वार्ताएं धूर्तता है। इसमें अच्छे पत्रकार जिनकी रीच है वो आते नहीं हैं, वो गोदी पत्रकार बनने में अपना ज्यादा लाभ देखते हैं, और जो लोग वहां आते हैं उनकी कोई रीच नहीं होती है, और वो भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप निर्धन सुराज साहिल उनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दे, तब वो कुछ करेंगे, तब वो आएंगे। तो ऐसी पत्रकार वार्ता से ना तो आपकी आवाज कहीं पहुंचेगी और ना ही आपको कोई फायदा होगा। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? आपकी बात कुछ हद तक सही है, बहुत हद तक सही है, लेकिन अगर हम जो है जहाँ लोगों के लाखों व्यू हैं वहाँ मेरे हजारों भी पहुँचते हैं, तो उतने हजार लोग तो जो है मेरे विचार जो है कम से कम जानते हैं और उसके प्रभावित होते 144 हैं। करोड़ लोगों में 1000 या 10,000 या 1 लाख या 5 लाख लोग आपके विचार जान भी लेंगे तो आप एक सीट नहीं जीत पाएंगे, ना जिता पाएंगे। नहीं, तो 144 करोड़ लोगों को एक साथ जो है जागरूक करने का काम वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो जनता जो है जागरूक हो जाए विचारों से प्रभावित होकर, या फिर उतना ज्यादा जो है धन बल हो। धन बल के हम खिलाफ हैं इस तरह की मुहिम में इस्तेमाल करने के। तो जनता को ही यदि धन बल का उपयोग होगा तो आप ही अन्य नेताओं जैसे उसी थैले के चट्टे बट्टे बन जाएंगे। मैंने तो खुद ही एक कहा एक अच्छा सिराज साहिल एक दुष्ट सिराज साहिल बन जाएगा, एक अच्छा केजरीवाल दुष्ट केजरीवाल बन जाएगा। सही बात है। तो ये विकल्प नहीं है। तो मैंने तो खुद ही कहा, मैंने काट दिया कि हमें तो जनता के बीच से जो करना है, पैसे खर्च करके थोड़ी करना। तो जो विकल्प मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं कि अच्छा भारत क्या है, सामने वाले से पूछा जाए और ये भी पूछा जाए कि भाई साहब इसमें कोई कमी हो तो बता दो, हम उसमें वो भी जोड़ लेते हैं, और इसके जो दस्तावेज ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें वो पॉइंट डाला जा सकता है, और फिर हम अच्छे भारत का संकल्प लें और अपने लोगों के साथ लें। आप जनता में मत जाइए, क्योंकि जनता नामक कोई चीज ही नहीं है। हर कोई किसी ना किसी के परिवार का सदस्य है, हर कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार है, हर कोई किसी ना किसी का मित्र है, हर कोई किसी ना किसी का पड़ोसी है, हर कोई किसी ना किसी से किसी ना किसी संगठन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो मुझे तो कहीं लोग नहीं दिखते हैं, हमें तो चारों तरफ अपने लोग दिखते हैं। यदि हम ये अपने लोगों को जोड़ने का संकल्प लेने का सिस्टम लगाएं और हर रविवार को उस संकल्प को यदि जोड़ें, और फिर जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पारदर्शी तरीके से 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, जिसमें गांव में जो नंबर 1 आएगा वो गांव का सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले में नंबर 1 आएगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर में नंबर 1 आएगा वो मेयर बनेगा, जो जिले में नंबर 1 आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रांत में नंबर 1 होगा वो जो है मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रांत में नंबर 2 और 3 पर होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, जो 15 से 45 के बीच में होगा वह है राज्य सरकार का मंत्री बनेगा, और जो 70 से 402 के बीच में होगा वो विधायक बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर होगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनने का पात्र होगा। जो दूसरे और तीसरे पर होगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा, और जो 82 में आएगा वो केंद्रीय मंत्री बनेगा, और जो 543 में आएगा वो सांसद बनेगा।
हमें थोड़े बहुत नियमों को बदलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बदलना पड़ेगा। हम थोड़े नियम बदल के जो प्लेजर डॉक्ट्राइन है उसको खत्म कर देंगे, जो अच्छे भारत का संकल्प लेके सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसे ही केंद्रीय सरकार में, मंत्री में और अन्य पदों के लिए पात्रता होगी। ऐसा हम नियमों में प्रावधान कर देंगे। आप इस व्यवस्था से कहां तक सहमत दिख रहे हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेन वही प्रॉब्लम आ रही है कि इतने दिन के प्रयास से जो है वो लोग जो जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये एक पता नहीं लोगों की सोच कैसी है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग वही हैं जिन्हें अंधेरे में रखा है, ये वही लोग हैं जिन्हें धोखा दिया गया है, जिनसे छिपा के 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यही वही लोग हैं जिनमें प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को संविधान से ऊंचा कर लिया, और संविधान ने जो उनको एक ही अधिकार दिया था कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोगों को चुन लें, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठकर जो सामूहिक निर्णय होंगे वही देश हित के निर्णय होंगे। इन लोगों ने कैबिनेट को अपनी जेब में रखा। हम लोग अपने अपने लाभ के लिए चाटुकारिता करते रहे। इन राजनेताओं ने 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बना दिए, और हम जो है ना मूक दर्शक बने रहे। हम विद्वानों ने उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का श्रेणी देके इनके एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कहा है। तो जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम तो जो है इस देश में हर व्यक्ति को समृद्ध बना देंगे, यदि हम मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम रोजगार का मौलिक अधिकार देंगे और वो रोजगार भी आपके पोटेंशियल का होगा, हम आपको जो शिक्षा देंगे वो माइलस्टोन वाइज देंगे, और हर व्यक्ति को बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे, बिना किसी रिजर्वेशन में बैठे, उसके न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि पोटेंशियल का रोजगार की यात्रा पे वो रहेगा और मरने के पहले अपने पोटेंशियल को हासिल कर पाएगा। सही। अब तीसरे उसके तहत उसे जो है भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा। आज की दुष्टता वाला मौलिक अधिकार नहीं होगा, जहां हमने अपने फूड चेन को भी विषाक्त कर दिया है। आज ये विलंब जो है ना, बड़ी विडंबना है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर से भी ज्यादा दूध जो है वो हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, जो कैंसर कारक है। ढेर सारी औषधियां जो आपको बीमार बना के रख रही हैं, कैंसर पैदा कर रही हैं, वो आपको दिया जा रहा है, और उन दवाइयों को आप लेने के लिए विवश हैं। आपके पेड़ों को काटा जा रहा है, आपके जो है ग्रेन्स हैं उनको मॉडिफाई कर दिया गया है। चारों तरफ दुष्टता का अंबार है। अब इन सब चीजों के लिए यदि हम एक अच्छे भारत का संकल्प ले लें, और जब मैथिली शरण गुप्त ये भी कह रहे हैं कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप सज्जन हैं या दुर्जन हैं या अपराधी हैं, किसी पार्टी के आप अंधभक्त हैं, किसी पार्टियों के जो है आप दरी बिछाने में, शामियाना लगाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में, नारे लगाने में, नारी है तो मोदी है तो संभव है जैसे नारे लगाने में यदि आपको आनंद आता है, तो भी मैथिली शरण गुप्त को आप ग्राह्य हैं यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि आज आप जैसे हैं उसके दो कारण हैं। एक तो परिस्थितियों ने आपको वहां पुश कर दिया है, और दूसरा आपको उसमें अवसर दिखाई दिया, उस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप वैसे बन गए हैं। मुझे विश्वास है कि हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, आपको ये सब गड़बड़ी करने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, इसलिए आप नहीं करेंगे। और यदि आपकी प्रवृत्ति बदल गई है, आपका डीएनए खराब हो गया है, इसीलिए आप गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है उसमें बटन दबा के आपकी एफआईआर हो जाएगी, आपको थाने नहीं जाना होगा। 5 जो है परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे, तो झूठी एफआईआर दर्ज करना परजरी का जघन्य अपराध होगा, झूठी गवाही देना परजरी का जघन्य अपराध होगा। एफआईआर को टाइप करते हुए पुलिस के द्वारा झूठे कथन लिखना परजरी का जघन्य अपराध होगा। पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करना परजरी का जघन्य अपराध होगा।
वकीलों के द्वारा लाखों लाख की फीस लेकर झूठी जगह करना परजरी का जघन्य अपराध होगा। इसमें जो लोग हैं, जो नौकरी में हैं, उनकी नौकरी जाने का प्रावधान होगा। जो लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका लाइसेंस नष्ट करने का प्रावधान होगा। उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। और 45 दिन में 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में वो जेल में सड़ने के लिए व्यवस्था। 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त के डिजिटल चित्रगुप्त में इतनी ताकत है कि वो अपराध करने के पहले ये अनुमान लगा सकेगी कि ये व्यक्ति अपराध करने जा रहा है। ये भी अनुमान लगा सकेंगे कि इसके साथ कौन कौन होगा। हम ये भी अनुमान लगा सकेंगे कि वो कौन से रास्ते को अख्तियार करेगा। हम ये भी अनुमान लगा सकेंगे कि वो किस वाहन से जाने की संभावना है और किस वाहन से आज जा रहा है, उस वाहन में क्या कोई हथियार हैं और क्या उसकी प्रवृत्ति के अनुसार इन हथियारों का दुरुपयोग संभव है। और फिर 21 टेक्नोलॉजी के द्वारा चुने हुए स्थान पर उस व्यक्ति को अपराध करने के पहले 99% सर्टेनिटी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था, ऐसा जो है कॉन्सेप्ट नोट 2017 में भारत सरकार के पास विचाराधीन है, जिसे 2019 में भारत सरकार के ही एक घटक जो कि गृह मंत्रालय में है, BPRND, उसमें इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और 2019 से मैथिली शरण गुप्त ही उसके चीफ नोडल ऑफिसर हैं। लेकिन ये व्यवस्था तो उन्हें नहीं चाहिए ना। मैथिली शरण गुप्त ने तो 30 सितंबर 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट भी भेजा है। वो कानून का ड्राफ्ट भी अभी विचाराधीन है, जिसमें भारत की हर जनता को एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी दिया जा रहा है। लेकिन साथ में देयर विल बी लॉ टू आइडेंटिफाई विद सर्टेनिटी योर आइडेंटिटी। एक सवाल का जवाब दीजिए। आप इतने महत्वपूर्ण कंसेप्ट के नोडल ऑफिसर हैं, तो ये नोडल ऑफिसर तो भारत सरकार ने बनाया ना आपको। बहुत सही बात आपने कही है कि निश्चित रूप से मुझे नोडल ऑफिसर भारत सरकार के एक विंग ने बनाया, जिसका प्रस्ताव जो है, हमारा प्रस्ताव सभी राज्यों को भेजा गया। उसको परीक्षण के बाद जो है पीयर ग्रुप के द्वारा रिव्यू किया गया और उसमें ग्राह्यता के बाद ये नेशनल पुलिस मिशन बना। और उस नेशनल पुलिस मिशन ने बार बार ये बात कही कि ये कॉन्सेप्ट पहले जो है ना, हमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ चर्चा करना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी सहभागिता और सहमति प्राप्त हो। तो अभी तक चर्चा क्यों नहीं हुई? आपने अपने सीनियर से क्यों नहीं पूछा कि वो चर्चा करने में अक्षम क्यों रहे, अमित शाह और मोदी? नहीं, वो बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने देश की जनता को अच्छा भारत नहीं देना चाहते। वो आपको अच्छा भारत देंगे तो वो नहीं रहेंगे जो वो हैं, और उनके लिए वो होना जो वो हैं वो महत्वपूर्ण है। उनके लिए गृह मंत्री बना रहना, उनके लिए प्रधानमंत्री बना रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा भारत देना इन लोगों की प्राथमिकता नहीं है, इन राजनेताओं की प्राथमिकता नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की प्राथमिकता नहीं है। नहीं, तो उन्होंने आपको जो पद दिया, वो पद को तिलांजलि दे देना चाहिए जब आप उस अरे उसका दे ना देने से क्या है। देखिए, यदि वो हमें उससे हटाएंगे तो हमें एक माइलेज मिलेगा कि इन्होंने हटा दिया। हमारे पेट में कौन सा दर्द है? वो कौन से आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं? वो कौन से आपके लिए जो है ना रेड कारपेट बिछा रहे हैं? वो कौन सा आपको मीटिंग करने दे पा रहे हैं? वो तो आपको मीटिंग भी नहीं करने दे रहे हैं। तो उन्हें आपके रहने ना रहने से उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? और यदि वो आपको हटाएंगे तो आपको एक मुद्दा मिल जाएगा उनके खिलाफ, तो वो आपको मुद्दा भी नहीं देना चाहते हैं। वो आपको मुद्दा क्यों देंगे? यदि बिना मुद्दा दिए हुए वो आपको निर्मूल कर सकते हैं, यदि वो बिना जो है ना वाइस प्रेसिडेंट को बाहर जाने की जो है ना इजाजत नहीं देने की क्षमता रखते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट से क्यों प्रार्थना करें? तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी सारी योजना पेंडुलम बन के रह जाएगी या रह गई? आपको नहीं लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जो है, आपको ये नहीं लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त अपने मुहिम में बड़ी उससे बड़े हुए हैं
और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में 100 करोड़ लोग अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। तब ये राजनेता और राजनीतिक पार्टियां अच्छे भारत के संकल्प के चरणों में बैठी होंगी। इनका ये राजनेता भी विलुप्त हो जाएंगे और राजनीतिक पार्टियां भी विलुप्त हो जाएंगी। आप बताइए, जो मैंने कहा है कि अच्छे भारत का संकल्प यदि हम जिस प्रक्रिया से बता रहे हैं, जिस प्रक्रिया के तहत हम अपने लोगों को रोटेशन के आधार पर प्रति रविवार को इकट्ठे हों और उस वीडियो को देखें या उस दस्तावेज को पढ़ें जिसमें 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले अद्भुत भारत का वर्णन है, जहां कल वृक्ष का वर्णन है, जहां किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी उसका वर्णन है, जहां पर जैविक भारत का जैविक संसार कैसा होगा उसका विवरण है, जहां यह विवरण है कि भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, भारत के किसी नागरिक को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा, ना इनकम टैक्स देना होगा, ना कारपोरेट टैक्स देना होगा, ना सेंट्रल जीएसटी और ना ही स्टेट जीएसटी। एक सवाल पूछूं? जी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक स्टाइल है कि वो अपने साथ कुछ ऐसे आलोचक लोगों को भी जोड़ के रखते हैं जो सरकार की भीतर की कार्रवाइयों का जनमानस में विरोध करते हैं, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शुद्ध रूप से भाजपा के दलाल हैं। उनके साथ खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड इस बात को दर्शाते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के जितने भी भाषण जहां पे भी होते हैं उन संस्था को खगाल के देख लीजिए, वो बीजेपी और आरएसएस की संस्थाएं हैं। तो वो ये एक दूसरे का जो है ना पीठ खुजा रहे हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की पीठ जो है ना भाजपा और आरएसएस खुजा रही है, और आरएसएस और भाजपा की पीठ जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उतार रहे हैं। लिहाजा वो भाजपा को बटन दबा के जिताने की बात कर रहे हैं। हमेशा देख लीजिए उनका एक ही वो रहता है कि यदि बचना है तो जो है ना आप भाजपा को जिता दीजिए। अश्विनी उपाध्याय के बारे में, अश्विनी उपाध्याय भी को भी यदि बारीकी से देखें तो पुष्पेंद्र और अश्विनी उपाध्याय एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। उनके आसपास भी आप जो है ना सिक्योरिटी का रिंग देखेंगे, उनके आसपास भी आप देखेंगे कि उन्हीं संस्थाओं में बुलाया जा रहा है जो आरएसएस और भाजपा से जुड़ी हुई हैं, और वो केवल एक ही बात करते हैं और पीआईएल लगाते हैं। अरे इस देश में पीआईएल से काम नहीं होगा, क्योंकि पीआईएल में कौन है बैठने के लिए? अरे जो कॉलेजियम से आए हुए जज। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो जजेज जो है वो स्वयं अप मेरिट से नहीं आए हैं, जो सिफारिश से और भाई भतीजे बात से आए हैं। ऐसी जुडिशरी से पीआईएल लगा के आप क्या न्याय? जो अपने लिए पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा के सदस्य, किसी उसका आयोग के सदस्य, कहीं के गवर्नर और इस तरीके की जो है ना पदों को देखना चाहते हैं, ऐसी जुडिशरी से पीआईएल लगा के इस देश का भला नहीं होगा। इस देश का भला केवल अच्छे भारत के संकल्प से होगा, और उसे भी आपको पब्लिक में नहीं ले जाना है, अपने लोगों में ले जाइए। अपने लोगों में करने पर हम चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे। तब ये राजनेता, राजनीतिक पार्टियां अच्छे भारत के संकल्प के चरणों में होंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इसका मतलब कॉलेजियम सिस्टम देश के लिए घातक है, खत्म होना चाहिए। आप हमारे 21 महालक्ष्यों में देखिए, लिखा हुआ है उसमें ये बात। ये आज नहीं लिखा हुआ है, शुरू से लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा कैसी होगी, उसमें लिखा हुआ है कि जनसंख्या की हमारी पद्धति कैसी होगी, उसमें लिखा हुआ है कि जैविक खेती कैसे होगी, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे हमारा पानी फिर से 9 फीट पे आ जाएगा, उसमें लिखा है हमारी गौशालाएं कैसी होंगी। इस देश में किसी भी गाय की हत्या करना मानव हत्या से भी बड़ी हत्या होगी। उसे करने वाले की संपत्ति जब्त होगी और वो जेल में सड़ेगा। ये दोहरी पॉलिटिक्स नहीं होगी। इससे अच्छा तो जम्मू एंड कश्मीर का रणवीर जो है ना एक्ट था, जिसमें कम से कम गौ हत्या के लिए 10 साल की सजा थी। इन्होंने आर्टिकल 370 के साथ, अब यदि इतना अच्छा प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य में हो सकता है जो कि मुस्लिम प्रधान राज्य है, तो देश हर उसमें क्यों नहीं होना चाहिए? ये आईपीसी में, ये प्रावधान आईपीसी में क्यों नहीं होना चाहिए? और ये वेटनरी को जो है ना सर्टिफिकेट देने का जो अधिकार क्यों देना चाहिए?
अरे भाई, आप वेटरनरी को छोड़िए, आप दूध से हटके गाय के गोबर पे चले जाइए। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजित हैं। यदि आप गाय के गोबर की बात करेंगे तो जो गायें दूध देना बंद कर दी हैं उनको काटने की बात नहीं करेंगे। बहुत आप वेटरनरी सर्टिफिकेट की बात नहीं करेंगे। इस देश में कोई वेटरनरी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इस देश में एक भी गाय की हत्या नहीं की जाएगी। गाय के गोबर से बहुत महत्वपूर्ण चीजें बनती हैं जो उद्योग में भी काम आती हैं। धूप बत्ती बनती है, 50 तरह के प्रोडक्ट हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, इसमें 3 करोड़ जीवाणु हैं 1 ग्राम में। उससे हमारी मिट्टी चंद महीनों में, चंद सालों में, अधिकतम 2 सालों में फिर से पुराने जैसी हो जाएगी। हमारा जो फूड चेन जो विषाक्त हो गई है, कैंसर कारक हो गई है, वो फिर से जो है हमको जिंदगी देने लगेगी। लेकिन ये दुष्ट राजनेता तो तंबाकू करेंगे, दारू बेचेंगे। आज आप देखिए 2 ही जगहों पे भीड़ है, दारू की दुकान में और अस्पतालों में। और अस्पतालों में क्या बांटा जा रहा है? बीमारी बांटी जा रही है। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि यदि आपको जो है इन डॉक्टर ने दवाइयों खिलाकर आपको यदि टोटली बीमार नहीं कर दिया है तो एक दृढ़ निर्णय लो कि मैं कल से दवा नहीं खाऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप दवाएं खाने से जो आपकी स्थिति है उससे बेहतर हो जाएंगे। पैसा भी बचेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। कुछ डॉक्टर्स इस बारे में विस्तार में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स की आवाज दबा दी जा रही है। देखिए, ये डॉक्टर जो है एक बाईपास कर रहे हैं। हमने एक डॉक्टर को सुना है, उसने कहा है कि साहब भगवान ने इतने सारे बाईपास ऑलरेडी हार्ट में बनाए हुए हैं। एक प्रेशर टेक्नोलॉजी है जो मात्र 2-2.5 हजार में होती है, उसको यूज करने पर आपके सभी बाईपास खुल जाएंगे। आवश्यकता हो चाहे ना हो, सभी बाईपास खुल जाएंगे। तो भैया हम सभी को अपने अपने बाईपास खोल लेना चाहिए कि नहीं, जो ईश्वर ने बनाए हैं। सही बात है। तो ये 2.5 हजार में हो सकता है, तो ये लाखों की क्यों हो रही है? तो ये मेडिकल प्रोफेशन जो कि जिसमें हम जो है डॉक्टर को जमीन पर ईश्वर की तुलना करते थे, वो डॉक्टर दानव बन गए हैं। उनका कंडक्ट जो है एक अपराधी जैसा है। अधिकांश डॉक्टर्स की जगह इस समय जेल में है। एक समय आएगा कि ऐसे डॉक्टर जेल में सड़ेंगे। सही बात है। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया अब। अरे भाई साहब, पैसा तो वैसे भी आ जाएगा, इतना ज्यादा पैसा का क्या करोगे? ऊपर पैसा नहीं चलता है। सही बात। तो आप जो कर रहे हो इसमें जो है, आज आपके ओपिनियन को कोई नहीं मान रहा है, दूसरा ओपिनियन ले रहा है, तीसरा ओपिनियन ले रहा है। लेकिन ये दुष्ट इतने आपस में मिल गए हैं कि आप कहां जाओगे? क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल सही है। मैं खुद दिल्ली में देखता हूँ यही हाल है, लूट मचाए हुए हैं। नहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि जो उपाय मैं बता रहा हूं वही केवल एक उपाय है? क्योंकि बाकी कोई उपाय जो है आप कर नहीं पाएंगे। ये आपको चारों लोग तरफ से घेर लेंगे। यदि आप जनता के पास जाकर जो है जनता को जो है ना बात समझाएंगे तो वहां धारा 144 लगाकर आपके ऊपर गोलियां बरसाएंगे। तो इसका तरीका यही है कि लोग संकल्प लें। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन वहां के पब्लिक मुझे इनवाइट करेगी। हम वहां जाके कोई आयोजन नहीं करेंगे। हम उनके आमंत्रण पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बीच में पहुंचेंगे और 1 रुपए भी अपनी जेब का खर्च नहीं करेंगे। सही है। तो आप बताइए, यदि अच्छे भारत का संकल्प दिलाना बहुत आसान नहीं है क्या? क्या यदि हम कहें कि आज की व्यवस्था अंधेरा हो गई है, भयावह हो गई है, डरावनी हो गई है, चारों तरफ मक्कारी है, बदमाशी है, दुष्टता है, अपराध है, घिनौनी साजिशें हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अच्छे भारत का संकल्प वो दीपक है जिस दीपक के सामने ये सभी दुष्टता रूपी अंधकार जो है स्वयं स्वतः नष्ट हो जाएगा? सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता अपने आप विलुप्त हो जाएंगे और ये जो ये माया इन राजनेताओं ने तैयार की है, जिनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो है चुनाव आयोग में बैठे लोग भी इन्हीं की मेहरबानी से पहुंचे हुए हैं। इनके आंख के इशारे के बिना ये कोई भी काम करने की क्षमता नहीं रखते हैं। सही। तो आप इनसे क्या अपेक्षा कर रहे हो?
ना आप चुनाव आयोग से अपेक्षा कर सकते हो, ना आप जो है जुडिशरी से अपेक्षा कर सकते हो। इन तमाम चीजों के बाद जो अभी आज ही हमने एक वीडियो देखा है और शेयर किया है कि जो हरियाणा में पंचायती चुनाव है उसमें सूर्यकांत जो है एक सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आदेश दिया सभी मशीनों को जो है ना सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, उन्हीं का जो है ना दोबारा रीचेकिंग हुई और जो व्यक्ति हार गया था वो जीत गया। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो लोग जुड़े हुए थे उनको सस्पेंड कराने का काम करा पाएंगे या अपने आदेश से उन्हें सस्पेंड करें, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो, उनकी संपत्ति जब्त हो और वो जेल में सड़ेंगे, तो दूसरे लोग इतनी चाटुकारिता और जो है इन राजनेताओं के जो है चरण सेवक नहीं बनेंगे। अभी हर शासकीय अधिकारी को इन राजनेताओं का चरण सेवक बनने में फायदा दिखाई दे रहा है। आपके जेहन में यदि और कोई प्रश्न रह गया है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं, अभी तो नहीं है कुछ। तो यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को हम यहाँ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये हमें भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे चले जाइए, सभी अभी 10 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएंगे। ओके, मैं वहीं से ले लूंगा।